तो कहानी स्टार्ट होती है 1002 से, जब अल्फ्रेड दी अनरेडी ने एक नॉर्मन खातून से शादी की और उसको एग्ज़ाइल करके नॉर्मैंडी भेज दिया गया। नॉर्मैंडी वो अपने साले के पास रहा, उसका साला जो कि एक डूक था। अच्छा, तो उसका एक बेटा हुआ जो एडवर्ड था, वो वहीं पे पला बड़ा। उसको फ़्रांस इंग्लैंड से ज़्यादा पसंद था। बाद में वो इंग्लैंड का किंग बना एडवर्ड। सिर्फ किंग ही नहीं बना, अपने साथ फ़्रांस के लोगों को भी लाया उसने, उनको पोस्ट भी दिए, अथॉरिटीज़ दी और दौलत से भी नवाजा। और इस एडवर्ड की डेथ हुई 10,066 में, 1066 में। इसका मसला ये बना कि इसका कोई लीगल आयर नहीं था। इंग्लैंड को एक सक्सेसर की ज़रूरत थी। उस वक़्त का इंग्लैंड डिवाइडेड फॉर्म में था और हर एरिया में कोई ना कोई पावरफुल अर्ल हुआ करता था। इसी तरह का एक अर्ल था गॉडविन, जो कि जिसका अर्लडम था वेस्ट सेक्सन, जो एक पावरफुल इलाका था। अच्छा, ये उस वक़्त के गवर्नमेंट के मामलात में भी इंटरफेयर किया करता था, नेशनल अफेयर में इंटरफेयर किया करता। तो इसका बाद में बेटा वहाँ का अर्ल बना। गॉडविन के बेटे का नाम था हैरल्ड। हैरल्ड जो था ये इंटेलिजेंट बंदा था और नेशनल अफेयर में ये लास्ट डेकेड ऑफ एडवर्ड्स रूल में इंटरफेयर किया करता था। तो किंग एडवर्ड की डेथ के बाद हैरल्ड को डिक्लेयर कर दिया गया नेक्स्ट किंग। लेकिन नॉर्मैंडी में विलियम नाम का शख्स भी इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था। विलियम जो था वो वहाँ का डूक था और सेकंड कज़न ऑफ किंग था। इसकी वजह से वो चाहता था कि मैं भी किंग बनूं। उसने तब इंग्लैंड पे अटैक किया जब हैरल्ड जो था वो एक जंग लड़ चुका था नॉर्वे के ख़िलाफ़, स्टैमफर्ड नाम की जंग। उस वक़्त वो फ़ौजी तौर पर कमज़ोर हो चुका था। जंग के फ़ौरन बाद विलियम अपने साथ वहाँ के लोगों को मिला लाया, वहाँ की आवाम को। उसके बाद फ़्रांस के किंग से उसने रज़ामंदी हासिल की। रोम से उसने ब्लेसिंग्स लेके, पूरी फ़ौज को लेके उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी और वो जीत गया। यूँ स्टार्ट होती है एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है यहाँ से। माइकल फुकू एक फ्रेंच लिंग्विस्ट है। वो कहता है पावर एंड नॉलेज आर इंटरमेटली रिलेटेड एंड इट्स पैट्रोनेज ऑफ द रूलर विच ग्रोज ए लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ कि जो पावर है और जो नॉलेज है ये आपस में रिलेटेड होते हैं, और जो जिस किस्म का रूलर होता है इसी तरह की वहाँ पे ज़ुबान परवान चढ़ती है। ज़ुबान बज़ाते ख़ुद कल्चर का हिस्सा होती है। अच्छा, ज़ुबान के डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसको पैट्रोनेज हासिल हो, हाई क्लास की, अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, और जो वहाँ का रूलर है उसकी पैट्रोनेज हासिल हो। दूसरा, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो अब यूँ हुआ कि जितना भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था, जितनी भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसकी जगह पे फ़्रेंच लैंग्वेज आ गई। उसको ये तीनों खुसूसियात थी, उसको तीनों ये सहूलतें मुयस्सर थी। उसको पैट्रोनेज ऑफ रूलर भी हासिल थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया गया था, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बना दिया गया था। तो यूँ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिसअपीयर हो गई और उसकी जगह फ़्रेंच लैंग्वेज ने ले ली। ये इंग्लिश एज का फ़र्स्ट फेज़ ऑफ डिक्लाइन था, 1066 से 1204 तक का। इसमें इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी जो थी उसको नॉर्मन अरिस्टोक्रेसी से रिप्लेस कर दिया गया। फ़्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों जो रह गए थे वो पुअर रह गए थे, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी रिप्लेस हो चुकी थी, और अरिस्टोक्रेसी की लैंग्वेज डेफिनेटली जो नॉर्मन लैंग्वेज थी, फ़्रेंच लैंग्वेज थी, वो वाली थी। तो यूँ तकरीबन जो एक ग्लोरियस अहद चलता आ रहा था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंग्लिश जो थी वो ख़त्म हो गई, लैटिन, और उसकी जगह फ़्रेंच ने ले ली। बाद में यहाँ से इंग्लिश लेवल का अरूज भी आया।
इंग्लिश लैंग्वेज जो दोबारा से थी वो दोबारा से इस्टेब्लिश हुई। वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुई? हुआ यूँ कि 1204 तक 1204 तक जो फ्रांस के कुछ इलाके थे, कुछ सूबे थे, वहाँ पे जो इंग्लिश मुनार्क हुआ करता था वो रूल किया करता था अनटिल 1204। लेकिन ये मुनार्क कैसे रूल किया करता था? ये बतौर वैसल रूल किया करता था। वैसल वो मैन होता है जो मिलिट्री प्रोवाइड करता है किसी दूसरे लॉर्ड को, कंट्री को या किसी दूसरी पावर को, और बदले में उससे प्रोटेक्शन हासिल करता है। तो 1204 तक यही चलता आ रहा था। 1204 में किंग जॉन जो था, इससे एक फ्रेंच किंग था फ़िलिप अगस्टस। वो एक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हुक्मरान था और बहुत ताकतवर भी था। तो उसने ये इलाके किंग जॉन से अपने वापस ले लिए, जिसकी वजह से किंग जॉन जो है ये इलाके हार गया और फ़्रांस का जो इन्फ्लुएंस चलता आ रहा था, कुछ सूबे उसके अंडर थे, इस वजह से भी उसका इन्फ्लुएंस चलता आ रहा था। जैसे ही वो सूबे गए तो उसका इन्फ्लुएंस फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो गया। अच्छा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस ख़त्म होने के अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आता है जिससे मैग्ना कार्टा, इंसिडेंट कह रहा हूँ, एक चार्टर आता है जिसे मैग्ना कार्टा कहते होते हैं। ये 1215 में ये साइन किया गया था। 1215 में ये किंग जॉन से ज़बरदस्ती कह लें, ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था। इसमें बेसिक बात ये की गई थी क्योंकि वार्स हुआ करती थी, वार्स में हैवी टैक्सेशन क्योंकि उस टाइम पे वार्स हुआ करती थी और वार के लिए आम आवाम जो थी वो टैक्स दिया करती थी। तो जिसकी वजह से किंग टैक्सेशन लगाता था आवाम पे और हैवी टैक्स इकट्ठा करके वार लड़ा करता था। लेकिन जैसे ही ये किंग जॉन को ये शिकस्त हुई इस जंग में फ़िलिप अगस्टस से, और उसके जो थे फ्रांस के एरियाज़ को भी वापस ले लिया गया, तो आवाम को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने किंग की ये जो अथॉरिटी थी कि वो मनी रेज़ कर सकता है किसी भी टाइम, किसी भी जंग के लिए, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी को बताए, तो इस चीज़ को उन्होंने लिमिट करना चाहा। तो एक उन्होंने चार्टर बनाया मैग्ना कार्टा का 1215 में। इसको आई थिंक 15 जून 1215 में साइन किया गया था इस चार्टर को। और इस चार्टर में बेसिक बात ये थी कि किंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली इकट्ठा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये थी कि किंग के जो जजेज़ हैं उनकी जो पावर है वो किसी भी आम आदमी को उठा के कुछ भी कर सकते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा सा लिमिट किया गया। एक्चुअली इसको चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट भी कहते होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें, राइट्स के हवाले से कोई बात नहीं थी। बस ये था कि किंग की जो अथॉरिटीज़ थी, जो उसका डिवाइन राइट जो उसका तस्वुर किया जाता था किंगशिप, उसको थोड़ी सी लिमिट लगाई गई थी और कुछ नहीं था। अच्छा, इसके जो मनी रेज़ करने का तरीका वो बनाया गया वो ये था कि बाद में कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और वो किंग के मनी रेज़ करने वाले उसके ऑर्डर को वो थोड़ा सा चेक कर लिया करते थे कि क्या हम इससे एग्री करते हैं या नहीं। और बाद में यही जो लोग थे, यही जो कौंसल थी, यही डेवलप होकर पार्लियामेंट में गई। अच्छा, इसकी वजह से फ़्रेंच इन्फ्लुएंस कम हुआ। फ़्रेंच इन्फ्लुएंस कम होने के अलावा जो अथॉरिटीज़ उस वक़्त फ़्रेंच की बनाई गई, जो फ़्रेंच का अपर स्ट्रेटा कायम किया गया, जो उस वक़्त के नोबिलिटीज़ थी फ़्रेंच की, ये टाइम आते आते ये नोबिलिटीज़ भी जो थी आम आवाम से घुल मिल चुकी थी। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इसने फ़्रेंच लैंग्वेज से असरअंदाज़ होना भी शुरू कर दिया। इसमें जो रिफ़ाइनमेंट आई और जो सोफिस्टिकेशन आई वो फ़्रेंच लैंग्वेज का ही असर थी। इसके अलावा इंग्लिश में जो पहले पोइट्री की जाती थी वो सिर्फ़ एलिट्रेशन की फॉर्म में हुआ करती थी, लेकिन अब इस पोइट्री में मेजरमेंट मीटर्स आना शुरू हो गए। जैसे बाद में हम देखेंगे मीटर्स और ये एलिट्रेशन और ये सब क्या है। इसमें आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि इसकी मेजरमेंट शुरू हो गई। जैसे सिलेबल्स की पेंटा सिलेबल हो गया, ऑक्टा सिलेबल, इस तरह करके जो सिलेबल्स की मेजरमेंट होती है, मीटर्स होते हैं, वो इसमें आना शुरू हुए फ्रेंच के ज़रिए असर। अच्छा, इसके बाद इसको 1363 में रिचर्ड थर्ड के दरबार में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा अलॉन्ग विद द फ्रेंच। तो यूँ इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज में दोबारा से डेवलपमेंट शुरू हुई। इस एज के बैकग्राउंड में देखें तो 1215 में मैग्ना कार्टा, 1337 से 1453 ये 100 ईयर्स वार जो थी ये इस दौरान ये हुई।
और बाद में ब्लैक डेथ भी आया 1348, 1349, 50 इस दौरान आया। फिर 1367 में आया ताउन की बीमारी, और फिर 1370 में ये बीमारी आई। उसके अलावा 1167 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, और उसके बाद 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क़याम पज़ीर हुई। तो ये इस एज का मुख्तसरन बैकग्राउंड था। अब इस एज में मुख्तसरन एक दफ़ा देख लेते हैं कि पोइट्री और प्रोज़ कैसी थी, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले 1200 में एक ओर्म्युलम नाम का पोइट था जिसने ओरमिन नाम की पोएम लिखी। उसके बाद इस एज की फ़ेमस पोएम आ जाती है ओल एंड नाइटिंगेल। उसके बाद लेमन 1205 में इसने एक पोएम लिखी ब्रूट, जिसकी 16,000 लाइंस थी। एक्चुअली ये हिस्टोरियोग्राफिकल पोएम है, वर्स की फॉर्म में लिखी गई थी। पोइट्री और हिस्ट्री कंबाइन है। फ़र्स्ट टाइम इसमें किंग आर्थर की अपीयर हुई, किंग आर्थर जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा वेस नाम का बंदा था, WAC, इसने आर्थरियन क्रोनिकल्स लिखे। उसके अलावा रोमन डीला रोज़ नाम की एक इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखा गया इस दौर में। फिर 1100 से लेकर 1155 तक जोफ्री ऑफ माउंटमूथ का इरा आ जाता है। तकरीबन इसका यही दौर है। इसने हिस्टोरिया रिगम ब्रिटनी लिखी। ये ब्रिटिश के किंग्स की हिस्ट्री थी, जो कि हाईली इनएक्यूरेट भी मानी जाती है। उसके अलावा रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रन, इसने हैंडलिंग सिंह और मैनिंग्स सिंह के नाम से क्रॉनिकल लिखे। फिर आगे 14वीं सेंचुरी आ जाती है, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इस दौर के फेमस चंद चीज़ें थी। इसके अलावा इस एज में जो सबसे बेस्ट चीज़ लिखी गई है वो इस एज के रोमांसेस हैं। रोमांसेस में ओरल और लोकल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स और बैलड्स थे, ये इनकी डेवलपमेंट हुई। ये इमर्ज तो ऑलरेडी हो चुके थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन अब आके ये डेवलप हुए। इस एज में लंदन जो था वो पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू हुई, उसको प्रोमिनेंस लंदन को हासिल हुई। अब इस एज को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो हम इसको देखेंगे एंग्लो लैटिन एज के तौर पे, और फिर एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिशंस में कि एंग्लो लैटिन ट्रेडिशंस कैसी थी, एंग्लो फ्रेंच राइटर कौन कौन से थे, उन्होंने बेसिक क्या वर्क किए, और बाद में इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो कैसे इवॉल्व हुई। वैसे तो इस एज को डार्क एज कहा जाता है, लेकिन ये इस कदर भी डार्क ना थी, यानी बारबैरिक नहीं थी। इसमें भी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो पहले एंग्लो लैटिन लिटरेचर को देख लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि फ़्रेंच और लैटिन जो दोनों ज़ुबानें थी, इनको कोर्ट की पैट्रोनेज हासिल थी। तो विलियम दी कनकरर की बेटी जो थी एडिला, ये ख़ुद लवर थी लिटरेचर की और पोइट्री की। इसके बाद विलियम का बेटा हेनरी फर्स्ट, इसने 2 शादियाँ की हुई थी, और इसकी दोनों बीवियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा दिलदादा थी लिटरेचर की। मैटिल्डा जो थी ये फॉरेनर पोइट्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया करती थी, और इसकी जो सेकंड वाइफ थी एडिलेड, ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है क्योंकि इसकी दूसरी वाइफ के लिए ही डेविड ने अपनी वर्सेस लिखी थी, और फ़िलिप डी थॉन ने जो अपनी बेस्ट सीरीज़ लिखी थी वो इसी के लिए लिखी थी, यानी लिख के इसी के नाम से इसी को डेडिकेट की थी। उसके बाद जोफ्री गेमर ने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिखी है उसको भी बहुत ज़्यादा रॉयल फेवर मिली। तो इसी तरह एक और सैमसन डी नॉन्टेल नाम का बंदा था, इसने 11,000 लाइंस लिखी थी लेडी एडिलेड और डी कोंडी के लिए। और वेस ने जो नॉर्मेंडे ब्रूट लिखी थी क्वीन एलिनोर ऑफ अक्विंटेन के लिए। तो ये जो है ये गोल्डन एज मानी जाती है लैटिन हिस्ट्रीज़ के लिए। हिस्ट्री राइटर्स में ज़्यादातर मोंक्स हुआ करते थे, स्कॉलर्स थे। ये वो लोग थे जो मोनेस्ट्रीज़ के अंदर रहते थे। इन लोगों को अक्सर औकात रॉयल कोर्ट की फेवर हासिल हुआ करती थी। इस ज़माने में जो लैटिन थी ये तमाम यूरोप की लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझी जाती थी। लार्ज नंबर ऑफ़ क्लर्क्स और लिटरेट पीपल जो थे इसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। मेजर हिस्टोरियंस में इस दौर के, अच्छा ये हिस्टोरियंस जो थे ये लिखते लैटिन ज़ुबान में थे, लेकिन ये पैदावार इंग्लैंड की ही थी। मींस के इनको एंग्लो नॉर्मन ही में गिना जाता है। इनके नाम देखिए, विलियम ऑफ न्यूज़बरी, ओर्डेरियस विटालिस, विलियम ऑफ मालमेसबरी, जॉन सालिसबुरे, हेनरी हंटिंगटन।
उसके बाद जियोफ्री ऑफ मॉनमौथ और रॉजर बेकन वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले विलियम ऑफ न्यूज़बरी को देखते हैं। तो उन्होंने साइंटिफिकली मींस के उस वक्त के जो हिस्टोरियन थे वो ज़्यादातर केयर नहीं किया करते थे कि हिस्टोरिकल फैक्ट जो हम लिख रहे हैं ये ठीक है या नहीं, लेकिन इस बंदे ने इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो से काम दिया और काफ़ी मेहनत की इस बंदे ने। इसी वजह से ये उस पे अटैक किया करता था, क्या नाम था उसका, जोफ्री ऑफ मॉनमौथ पे अटैक किया करता था, क्योंकि वो बंदा जो था वो हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली नहीं लिखा करता था, वो सुनी सुनाई बातें अंदर लिख दिया करता था। दूसरा बंदा देखिए ओर्डेरिकस विटालिस। इसने बीड्स की एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से इंस्पायर होकर एक हिस्ट्री लिखी, हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका। इसमें 1141 तक के इवेंट्स का जिक्र है। उसके बाद विलियम ऑफ माल्समरे जो है ये टॉवरिंग फिगर है इन सब में। इसको मिल्टन ने भी इन वर्ड्स में एक्नॉलेज किया है, बोथ फॉर स्टाइल एंड जजमेंट विलियम इज़ बाय फार द बेस्ट राइटर ऑफ ऑल। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हिस्ट्री थी उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है किंग्स ऑफ इंग्लैंड के बारे में जिसकी 5 वॉल्यूम्स हैं, और दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री यानी हिस्टोरिया नोवेला जिसमें 1142 तक के इवेंट्स का जिक्र मिलता है। उसके बाद जॉन ऑफ साल्सबरी, ये भी जो था ये उसी के लेवल का था, मालमेस्पुरे के लेवल का बंदा था, और इसने जो लिखी थी हिस्टोरिका पोंटिफिकैलिस। बाय द वे ये सेंट थॉमस बैकेट का बहुत बड़ा डिवोटी था। इसने एक एलजी भी लिखी थी 1852 लाइन की। एलजी का नाम था लेटर्स एंथेटिकस। उसके बाद अगला बंदा है हेनरी हंटिंगटन। ये भी एंग्लो लैटिन राइटर में शामिल है और ये एक सेकुलर क्लर्क था और इसने हिस्ट्री लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के नाम से, जिसमें 52 बीसी से 1154 तक के इवेंट्स शामिल हैं। और इसमें इसने एक ओल्ड इंग्लिश पोएम थी बैटल ऑफ बर्ननबरा, इसको भी लैटिन में ट्रांसलेट करके उसमें इसका जिक्र किया इसने। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आती है जियोफ्री ऑफ मॉनमौथ की। जियोफ्री ऑफ मॉनमौथ ने इम्पोर्टेंट हिस्ट्री लिखी हिस्टोरिया रीगम ब्रिटनी। इस हिस्ट्री को हाईली इनएक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें और इस तरह की लिख लिया करता था, बहुत ज़्यादा अथेंटिसिटी की तरफ तवज्जो नहीं दिया करता था। इसमें इसकी पर्सनल इमेजिनेशन भी शामिल है। इसने जो करैक्टर क्रिएट किए हैं वो बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया एलिज़ाबेथन पोएट्स को और ड्रामाटिस्ट को। उन करैक्टर के आप नाम देखिए, लियर, सिम्बलिन, गवेन, आर्थर। अच्छा, ये फर्स्ट बंदा था जिसने किंग आर्थर के पर्सनैलिटी को एक क्रीडेंस बख्शा था। उसके बाद रॉजर बेकन, ये वाला बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ना बेस्ट बंदा माना जाता है अमंग दी रिगार्डेड एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग जीनियस ऑफ द मिडल एजेस। ये नेचुरल फिलोसफर ऑफ द वेस्ट था। नॉलेज और साइंस में ये उस टाइम से बहुत आगे था। ये केमिस्ट्री का, लिंग्विस्टिक्स का, ऑप्टिक्स का और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इस तरह की चीज़ों का ये एक स्कॉलर था बंदा। इसने स्ट्रिक्ट मेथड डेवलप किया हिस्ट्री लिखने के लिए, पेंस टेकिंग पाथ को अपनाया और इसने हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स का मजमूआ कहा। मींस के उसमें कोई सब्जेक्टिविटी शामिल नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली हिस्ट्री को लिखने की तरफ इसने तवज्जो दी। इस दौर का लास्ट बंदा यानी लैटिन हिस्टोरियंस का एंड किस पे होता है, मैथ्यू पेरिस पे। ये लास्ट बंदा था जिसने इस तरह की हिस्टोरिकल राइटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हिस्ट्री राइटिंग की ट्रेडिशन जो थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, द बुक ऑफ हिज एक्ट एंड डीड्स लिखी गई इस टाइम पे, उसको लिखा था गिराल्डस ने। और उसके अलावा ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंस की बुक लिखी गई, ये भी गिराल्डस ने लिखी थी। मींस के ये सारे लोग जो शामिल हैं ये एंग्लो लैटिन ट्रेडिशंस के पोएट, राइटर और ऑथर्स वगैरह हैं। उसके बाद विलियम ऑफ ओकहैम था। ये 1280 में पैदा हुआ और 1349 में इसकी डेथ हुई। इसने क्वेश्चंस लिखे थे एरिस्टोटल के फाइसेस पे और पैटर्स लुम्बार्ड्स की सेंटेंसेस पे। इसके अलावा इसने 2 पॉलिटिकल ट्रीटीज़ भी लिखी थी। इसके अलावा इस दौर में गोलियार्डिक पोएम्स का आगाज़ हुआ। ये बेसिकली स्टायरिकल लिरिक्स हुआ करती थी। एक बिशप था गोलियस नाम का, उसने सिंबलाइज़ किया करप्शन को, करप्शन ऑफ द चर्च को। तो उसके बाद से ये स्टायरिकल राइटिंग्स का जो है आगाज़ हुआ
और गोलियार्डिक पोएम्स जो थी ये कंपोज किया करते थे वो स्कॉलर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यानी वांडरिंग स्कॉलर जो थे वो इसको कंपोज किया करते थे। इन पोएम्स में एक बेस्ट पोएम थी एपोक्लिप्स ऑफ गोलियास, जो कि 400 लाइनों की पोएम है। एंग्लो लैटिन लिटरेचर के बाद एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर को भी देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल करार दिया गया था तब लॉ के लिए कोर्ट्स में और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में यही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी। लेकिन 12th सेंचुरी में जो है लैटिन ने रिप्लेस कर लिया फ्रेंच को और गवर्नमेंट की लैंग्वेज बन गई। 1362 में बाद में जाके 1362 में जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था लॉ की, तब भी जितनी भी बिज़नेस डीलिंग कंडक्ट हुआ करती थी वो फ्रेंच में ही हुआ करती थी। इवन के बाद में इसको क्रोमवेल ने टोटली अबॉलिश कर दिया था फ्रेंच लैंग्वेज को। लेकिन जब मोनार्की रीस्टोर हुई, चार्ल्स सेकंड गद्दी पे वापस आया, तो उसने दोबारा से जो है लीगल लैंग्वेज फ्रेंच को ही करार दे दिया और ये 1731 तक यही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चलती रही। फ्रेंच लैंग्वेज को उस वक़्त की सोशल प्रेस्टीज हासिल थी, ये अपर क्लास की लैंग्वेज थी। एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर में जो मेनली चीज़ थी उस वक़्त हिस्ट्रीज़ लिखी जाती थी, रिलीजियस और सेकुलर राइटिंग्स भी अवेलेबल हैं उस दौर की। लेकिन मसला यह है कि उनकी बाज़ की तो जो आगे वाला हिस्सा नहीं मिलता, पीछे वाला हिस्सा नहीं मिलता या सेंट्रल हिस्सा नहीं मिलता, मीन्स कि कुछ हिस्सा उनका लॉस्ट है। इस दौर में लाइफ ऑफ सेंट्स पे बहुत ज़्यादा लिखा जाता रहा, काफ़ी सारे वर्क मिलते हैं, हिस्ट्रीज़ भी लिखी गई। हिस्ट्रीज़ में सबसे बेसिक नाम डेविड का आता है, लेकिन मसला यह है कि उसका जो है उसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है। जोफ्री गेमर है उसके बाद जिसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी, ये लगभग 1140 के लगभग लिखी गई थी, 1138 39 40 के करीब। अच्छा, वेस नाम का बंदा है, इसने भी हिस्ट्री लिखी, ये एक्चुअली पोएट भी था और इसकी हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इसने लाइफ ऑफ सेंट पे लिखा, सेंट निकोलास और सेंट मार्गरेट पे लिखा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा इसकी शोहरत की वजह रोमन डी ब्रूट है। रोमन डी ब्रूट जो है ये लेआमेंट्स की ब्रूट के लिए भी सोर्स बना, चीफ सोर्स बना उसके लिए भी। इसके अलावा रोमन डी ब्रूट जो था ये ट्रांसलेशन थी जोफ्री ऑफ मोनमोथ्स की हिस्ट्री या रीगम ब्रिटनी की। इसको तकरीबन 15,000 ऑक्टासिलबैलिक कपलेट में लिखा गया और इसका जो मटेरियल था ये एक्चुअली था तो हिस्ट्री रीगम ब्रिटनी का जोफ्री ऑफ मोनमोथ के, लेकिन इसमें इसने सिर्फ उसी पे इन्हिसार नहीं किया, इसने बाकी सोर्सेज से भी लिया और इसके इस वर्क ने उस वक्त किंग और क्वीन दोनों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और उन्होंने इसको कमीशन भी दिया इस चीज़ का। इस चीज़ में यानी इस वर्क में रोमन डी ब्रूट में हमें उस टाइम के पोएटिकल और हिस्टोरिकल नरेशन का एक फाइनेस्ट एग्जांपल मिलती है। उस दौर में रोमांसेस बहुत ज़्यादा फेमस हुए। रोमांसेस का जो इंग्लिश में रोमांसेस बाद में आए थे वो इसी फ्रेंच और लैटिन सोर्सेज की देन थी। रोमांसेस में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें फेमस थी वो लव थी, शिवलरी थी और रिलीजन, उस टाइम के रिलीजियस चीज़ें डाली जाती थी। एक्चुअली जो इंग्लिश रोमांसेस तब तक लिखे आ रहे थे या इंग्लिश वर्स तब तक लिखी जा रही थी, जो सॉन्ग्स थे उनमें एलिट्रेशन थी और एक्सेंट का यूज़ किया जाता था। लेकिन जो फ्रेंच रोमांसेस थे इनमें प्रॉपर राइम हुआ करते थे, एक मेजर करने के लिए एक बाकायदा मीटर हुआ करता था और एसोनेंस का यूज़ किया जाता था मेलोडी देने के लिए। अब क्या हुआ, इन दोनों का कम्बिनेशन कर दिया गया, यानी इंग्लिश लिटरेचर में भी मीटर और राइम स्कीम आ गई। अच्छा, इन साइकिल ऑफ रोमांसेस में 3 तरह की डिवीज़न थी। रोमांसेस ऑफ फ्रांस, रोमांसेस को वो मैटर भी कहा करते थे, यानी मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ रोम और रोमांसेस ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ फ्रांस में जो बेसिक डील थी वो लार्जली हुआ करती थी शार्ल मैगन और उसके दोस्तों की कहानियाँ थी। उसके अलावा इन कार्लोविजियन साइकिल में चैंसन डी रोलैंड ये जो था ये फेमस था। एक्चुअली इसका नेम था चैंसन डी जेस्ट। जेस्ट कहते होते हैं नोबल डीड्स को। तो जब बहुत से एक ही हीरो के मुख्तलिफ डीड्स को इकट्ठा किया गया या मुख्तलिफ सॉन्ग जो थे वेल नोन हीरोज़ के उनको इकट्ठा किया गया, तो वह एक जेस्ट की हालत में आ गए और इसको हार्डली हम एपिक भी कह सकते हैं, यानी वो एपिक की हालत में आ गए। चैंसन डी रोलैंड उसी की एग्जांपल में से एक है।
जो रोमन थे रोमांसेस, वो ज़्यादातर ग्रीक की टेल्स थी, जिसमें अलेक्जेंडर आ जाता है, या सीज ऑफ ट्रॉय थी। उसके बाद इंग्लिश रोमांसेस देखें तो उनमें बेसिकली आर्थरियन रोमांसेस आ जाते हैं, जो कि किंग आर्थर की स्टोरीज़ और उसके नाइट्स की स्टोरीज़ को डील करते हैं। इसके बहुत से साइकिल्स थे, जिनमें चीफली गवेन, लैंसिलॉट, मेरलिन, क्वेस्ट ऑफ होली ग्रेल एंड डेथ ऑफ आर्थर वगैरह फेमस हैं। इस दौर में फेबल और लेस लिखने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला। लेस जो थी ये बेसिकली रोमांसेस इन मिनिएचर कहा जाता है इसको। इसमें नॉन रिलीजियस टॉपिक को ट्रीट किया जाता है और इसमें जो है नैरेटिव स्टाइल यूज़ किया जाता है। ऑक्टा सिलेबल कप्लेट होते हैं ऑफन। थीम इसका अक्सर लव ही होता है। इसमें सबसे बड़ा नाम मैरी डी फ्रांस का आता है। उसका जो थीम था वो कोर्टली लव और शिवलरियस लाइफ थी। इसकी लाइफ के बारे में, मैरी डी फ्रांस की लाइफ के बारे में बहुत कम पता है हमें, लेकिन इसका यह ज़रूर पता चलता है कि ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी और इसने जो अपनी लेस लिखी थी उसने किंग हेनरी दी सेकंड को। अब फेबल्यू को देख लेते हैं। फेबल्यू का एक्चुअली जो बेस्ट पीरियड था 1150 से 1340 तक का था। ये होती क्या है, इसमें ये एक कॉमिक पोएम होती है, एनोनिमस टेल इसमें होती है, और इसमें जो सेक्सुअल ऑब्सैनिटी पाई जाती है थोड़ी सी। इस वजह से 1292 में इस पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वार्निंग भी इशू की थी इसके ख़िलाफ़। लेकिन ये बेसिक वर्क जो उस दौर के जो भी थे, जैसे कर्सर मुंडी ले लें, पायर्स प्लोमैन या कॉन्फेशियो एमेंडस, डेकामिरॉन, कैंटरबरी टेल्स और सेवन सेजेस, इन बड़े बड़े वर्क्स में इसकी मौजूदगी पाई जाती है कहीं ना कहीं पे। एक्चुअली ये ज़्यादातर तो फ्रांस में ही इसकी फ्लरिश हुई थी, इसने वहाँ ग्रोथ की, लेकिन इंग्लैंड में भी ये थी, इसकी मौजूदगी को डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद फेबल आ जाती है। तो फेबल की तारीख़ तो बहुत पुरानी है। एंशिएंट ग्रीक में और इंडिया में ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। इन कहानियों में बेसिकली क्या होता है कि जानवर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं और ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। इनमें जो अल्फ्रेडस एंग्लिकस था, इसने अरेबिक लैंग्वेज से ये इंग्लिश में लाई थी। पोइट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिरिकल पोइट्री जो थी ये 12th सेंचुरी से पहले इस इंग्लैंड में नहीं थी। तो ये इंग्लैंड में लैटिन और फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के अंडर आई। एक्चुअली 1150 के लगभग जो था ये फ्रेंच से इंग्लैंड में आई। इंग्लिश लैंग्वेज के जो रिलीजियस लिरिक्स थे उन पे लैटिन लैंग्वेज के रिलीजियस कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा असर था। कुछ तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन थी और इनका थीम ये हुआ करता था कि जो लाइफ जो है वर्ल्डली परसूट में गुजारी गई है उस पर अफसोस और उस ज़िंदगी को अप्रिशिएट किया जाए जो क्रिश्चियन गोल्स को अचीव करते हुए गुजरी है। इनमें क्रूसिफिकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत वाला टॉपिक समझा जाता था। अच्छा, इसमें भी इवन के ये रिलीजियस लिरिक्स थे, इसमें थीमेटिक और टेक्निकल एलिमेंट शामिल करने के लिए सेकुलर लिरिक्स पे जो है इन्हसार किया जाता था। सेकुलर लिरिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल्स, स्प्रिंग मॉर्निंग, यूथ डिस्क्रिप्शन, ब्यूटी ऑफ हिज मिस्ट्रेस, द लव और पैंग्स ऑफ लव। इसके अलावा मेडन लॉन्गिंग फॉर हर लव, यूथ टेलिंग ऑफ हिज वर्थीनेस, इस तरह की जो चीज़ें थी ये शामिल थी। सेकुलर लिरिक्स में ये सारी शामिल थी और ये सेकुलर लिरिक्स से रिलीजियस पोइट्री में भी चली जाती थी। पॉलिटिकल पोइट्री में देखें तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पोइट्री कोई ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी। जो लिखी भी गई है वो अक्सर गुम हो चुकी है। हाँ, लैटिन और फ्रेंच में पॉलिटिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा थी। इस दौर की एक फ़ेमस नज़म है ऑल एंड नाइटिंगेल। ये इस दौर की बेस्ट फेम मानी जाती है और तमाम क्रिटिक्स ने इसको एक बेहतरीन ब्रिलियंट वर्क करार दे दिया है। फर्स्ट एविडेंस है इंग्लिश में सेंसिबिलिटी का। इसमें ये एक स्टाइरिकल पोएम है। इसमें हमें सेंस ऑफ ह्यूमर मिलता है, ड्रामेटिक टेक्निक्स हैं, लाइवली स्टाइरिकल डायलॉग्स मिलती हैं इसमें। मींस कि ये उल्लू और उस बुलबुल के दरमियान है। उल्लू बुलबुल को ताने देता है और बुलबुल उसका जवाब दे रही होती है। इसके अलावा भी डिबेट्स पोएम थी, मींस के इससे पहले भी लिखी गई, इसके बाद भी लिखी गई, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी उस टाइम पे। इस टाइम का बेस्ट वर्क सर थॉमस मेलोरे का ली मोर्टी डी आर्थर था। ये इस पीरियड की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इसके बाद हम इस पीरियड में ड्रामास की डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुए। एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बाद में आया। इसकी स्टार्टिंग चर्च से हुई। सबसे पहले इसमें मिस्ट्री प्लेस आ जाते हैं।
मिस्ट्री प्लेस जो थे ये इस पर चर्च का कंट्रोल था, इसी से ड्रामा की स्टार्ट हुई थी। इसका एक्चुअली पर्पज़ ये था कि लोगों को बाइबल्स की ट्रांसलेट करके स्टोरीज़ जो हैं वो सुनाई जाएँ। ट्रांसलेट तो नहीं थी खैर, क्योंकि बाइबल उस वक्त लैटिन ज़ुबान में थी और ये ड्रामा जो स्टार्ट हुआ था ये भी लैटिन में हुआ था। ये रिलीजियस फेस्टिवल थे, उन पे उस पे परफॉर्म किया जाता था चर्च के आउटसाइड पे। मकसद ये था कि लोग चर्च में भी आया करेंगे, ड्रामा देख के उनको एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए सीखेंगे कि बाइबल क्या है। इसमें बाइबल के जो डायलॉग थे वो करैक्टर्स बोला करते थे और बाइबल ही की सीन और स्टोरीज़ हुआ करती थी। इस पे फर्स्टली कंट्रोल चर्च का था, चर्च से ये फिर गिल्ड्स के पास गया, फिर वहाँ से मर्चेंट्स के पास गया, फिर ड्रामा कंपनीज इस्टेब्लिश हुई बाकायदा। इसी तरह जो इसमें एक्टर थे वो पहले क्लर्जी मैन हुआ करते थे, बाद में वो दूसरे भी इसमें शामिल हो गए। तो इस तरह के प्लेस की एग्जांपल में आप देखें तो रेसुरेक्शन और लास्ट जजमेंट वगैरह शामिल हैं। मिरेकल जो प्लेस थे ये 13th सेंचुरी में आए थे। इसमें भी लाइफ ऑफ सेंट्स, इसमें जो थे वो लाइफ ऑफ सेंट्स को दिखाया जाता था। मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की स्टोरीज़ टोटली थी और मिरेकल प्लेस में जो इनके सेंट्स गुजर चुके हैं उनकी लाइफ को दिखाया जाता था, ताकि उनकी जो ज़िंदगी में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उससे लोगों को इंस्पायरेशन मिले और जो उन्हें बरक़ात हासिल हुई हैं वो भी लोगों को इम्प्रेस करें, उससे भी लोग दीन की तरफ आएँ। इसमें एक्टर्स जो थे ये ट्रेडमैन्स हुआ करते थे, बाद में कॉमन पीपल भी इसमें शामिल होने लगे और उसके बाद जो थे वो बाकायदा एक्टर्स जो थे वो आने लगे इसमें, यानी पैसे लेके जो काम किया करते थे। इसमें गॉड विल्स को एम्फेसाइज़ किया जाता था और इस तरह के साइकिल ट्रेडिंग गिल्ड्स के साइकिल इस्टेब्लिश हो गए जो इन प्लेस को परफॉर्म कराया करते थे। फॉर एग्जांपल दी चेस्टर साइकिल था, इसने 25 प्लेस को परफॉर्म करवाया, दी यॉर्क साइकिल 48 प्लेस को, और दी कन्वेंट्री साइकिल जो था इसने 31 प्लेस को परफॉर्म करवाया। तो इस पे इन प्लेस ने बाद में शेक्सपियर वगैरह पे भी इन्फ्लुएंस किया। इस तरह के प्लेस की एग्जांपल में शेफर्ड्स प्ले और कॉर्पस क्रिस्ट के अलावा जो है लाइफ ऑफ थॉमस पैकेट आप देख लें, ये इसमें मिरेकल प्लेस में था। उसके बाद मोरालिटी प्लेस आए, ये 14th सेंचुरी के एंड पे आए। इसमें एलिगोरिकल पोइट्री हुआ करती थी, यानी एक तरफ तो अच्छे जो हैं ज़िंदगी की खसूसियात रखी जाती, यानी एक तरफ वर्चूज़ होती और दूसरी तरफ ही बैड करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइसेस रखी जाती थी। फेथ, ट्रुथ, चैरिटी, गुड डीड्स, इनका मुकाबला जो है इवल जो चीज़ें थी उनसे करवाया जाता। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप एवरीमैन को ले सकते हैं जो कि 1490 में परफॉर्म किया गया। उसके बाद कासल ऑफ प्रिजर्वेंस को देख लें तो ये इसकी गुड एग्जांपल है। उसके बाद इंटरल्यूड आई जो कि मिड 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ये शॉर्ट प्लेज हुआ करते थे, इनमें रियल करैक्टर शामिल थे। पहले जो था मोरालिटी में वो वहाँ पे जो थे एब्स्ट्रैक्ट करैक्टर थे, मींस के कोई बंदा नहीं था जिसकी स्टोरी हो, वो खसूसियात थी जिनको पर्सोनीफाई किया जाता था। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन से रियलिटी की तरफ आए। एलेगोरिकल फिगर की एब्सेंस थी इसमें। अच्छा, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कॉमेडी शामिल हो गई, सोशल स्टायर आने लग गया। इसकी एग्जांपल में आप जॉन हेवुड का 4 पीस देख सकते हैं। तो इस तरह से ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता से इस दौर में इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद हम अगली एज में, ये क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो इसके बाद हम देखेंगे कि उस वक्त के जो मेजर पोएट्स थे, मीन्स के चौसर और उसके कंटेम्प्रेरीज़, और चौसर की एज और उसके बैकग्राउंड इवेंट्स को देख लेंगे इन जनरल हम।